कहा जाता है कि इंसानों को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, इसीलिए ऐसे इंसान को समझा नहीं जा सकता। लेकिन ये कहावत तो ऐसे बनाई गई है जैसे बाकियों को समझा जा सकता है। आपको क्या लगता है, भूतों को समझा जा सकता है? आपने कई भूतों की कहानियां सुनी होंगी जिसमें भूत ऐसी वीरान जगह पर रहते हैं जहां जब कोई इंसान जाता है तो वो उससे चिपक जाते हैं, उसे परेशान करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं और हर जो प्रेत होता है वो खास मकसद के लिए ये सब करता है। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसका प्रेत क्या करना चाहता है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था और हमारे इस कहानी के किरदार बैमा को भी ये समझ में नहीं आ रहा था और वो तो अंत आते आते खुद ही जवाब मिल गया, वरना बहुत देर हो जाती। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खौफनाक और रोमांचक होने वाली है, तो अपने सीने पर हाथ रख लीजिएगा क्योंकि दिल की धड़कन बहुत तेज होने वाली है। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है बैमा की। उन्होंने हमें एक मेल करके ये कहानी यहाँ तक भेजी है और उन्होंने कहा है ये उनके साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसे सच मानना चाहते हैं या नहीं, लेकिन अब इसे एक कहानी के तौर पर सुनने की कोशिश करते हैं। बैमा अब मणिपुर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उनका काम है वहाँ जितने जंगल हैं उनका भ्रमण करना, उनकी चेकिंग करना, वहाँ पर कोई अतिक्रमण तो नहीं हो रहा, वहाँ से कोई पेड़ों की चोरी तो नहीं हो रही। उन्हें जो जोन दिया गया है वहाँ पर कई गांव आते हैं। कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, कई गांव जंगल के बिल्कुल बीच आते हैं, इसीलिए उन्हें वहाँ तक पहुँचने में कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब उनकी तनख्वाह सरकारी है, इसीलिए वो यहाँ पर टिके हुए हैं, वरना कई बार काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उनके जो साथी हैं उनके साथ भी नहीं आते। अब उनका घूमने फिरने का काम है, चेकिंग करने का काम है, छापा मारने का काम है, इसीलिए वो यहाँ छापा मारने के लिए अकेले जाते हैं और कई बार अपने साथ पुलिस वालों को ले लेते हैं जब छापा मारने की ज़रूरत हो। लेकिन कभी कभी सिर्फ चेकिंग के लिए जाना हो तो उन्हें अकेले जाना पड़ता है। और इस बार भी वो एक ऐसे गांव में जाने वाले थे जहां उन्हें एक हफ्ता रहना था। गांव वाले अतिक्रमण तो नहीं कर रहे, उस गांव के आसपास जितने पेड़ लगे हुए हैं क्या वो सुरक्षित हैं, कहीं पर किसी ने कोई स्मगलिंग का काम तो नहीं शुरू कर दिया। इस तरह उन्हें जंगल में जाना पड़ता था और चेक करना पड़ता था। अब वो इस गांव में पहुंचने के लिए बहुत परेशानी का सामना करने वाले थे क्योंकि ये जो गांव था ये जंगल के बिल्कुल बीच में आता था और यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे कहा जाता है कि वो जंगलों से बाहर नहीं आते, शहरों में कम ही आते हैं, ज़्यादातर उन गांव में रहते हैं, जो फसल उगती है उन्हीं को खाते हैं, जो वहाँ पर वो बनाते हैं उन्हीं को पहनते हैं। इसलिए अब बैमा को लग रहा था वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जो वो खाते हैं वो खाना होगा, जो वो पहनते हैं उनके साथ वो पहनना होगा, जो वो मानते हैं वो मानना होगा, क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे होते हैं गांव में कबीले की तरह रहते हैं और उनका स्वभाव अलग होता है। वो जो शहरों से आए होते हैं गांव में उन्हें रहने नहीं देते, उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। इसका कारण है कि शहरों से कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पुलिस वाले लोग या सरकारी लोग आते हैं जो उन्हें परेशान करते हैं। इसीलिए वो इतिहास में कई बार परेशान हो चुके हैं तो उन लोगों को वहाँ पर रहने नहीं देते। अब बैमा को अकेले वहाँ पर जाना था। पहले तो जंगल में जितना चल सकते थे उतना चले, ठीक है, जहाँ तक गाड़ी पहुँचा सकती थी गाड़ी ने पहुँचाया, फिर चलना शुरू किया। अब ये जो गांव था ये 15 किलोमीटर की दूरी पर था। अब उस जंगल में 15 किलोमीटर की दूरी उन्होंने छोटे से मोटरसाइकिल से तय की। अब ये मोटरसाइकिल छोटी छोटी पगडंडियों पर चल रहा था क्योंकि ये जो जंगल होते हैं यहाँ रास्ते नहीं बने होते, पगडंडियाँ बनी होती हैं। अब पगडंडियाँ होती हैं कि कोई खास रास्ता नहीं बनाया जाता, लेकिन कई जगह से बार बार अगर लोग निकलते जाएं तो वहाँ रास्ता बन जाता है। अब ऐसे रास्ते पर बाइक चलाना बहुत मुश्किल भरा होता है और वो बाइक चलाकर उस गाँव में जा रहे थे। अब बड़ी मुश्किल से 15 किलोमीटर का सफ़र तय किया। उसके बाद बाइक को घसीटना पड़ा, कई जगह बाइक फंसती गई, कई जगह पर कीचड़ बहुत था और अंततः वो उस गांव तक पहुंच गए। जब वो उस गांव में पहुंचे थे तो उस मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनकर गांव वाले भीड़ बनाकर इकट्ठा हो गए थे। वो ये जानते थे कि ये जो भी है शहर से आया है। अब मोटरसाइकिल गांव में कोई नहीं चलाता था, वहाँ पर कुछ साइकिल रखी हुई थी जो शहर जाने के लिए वो इस्तेमाल करते थे और बहुत कम लोग थे जो शहर जाया करते थे। इसलिए अब बाइक आई है तो हर कोई देखना चाहता था। इसके बाद गांव का जो मुखिया था उसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक चल पा रहा था। चेहरा बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था लेकिन शरीर फिर भी तगड़ा था। यहाँ गांव में खुराक के कारण ये होता होगा। अब वो पूरी की पूरी भीड़ उस मोटरसाइकिल को घेर कर खड़ी हो गई थी।
बैमा वैसे भी डर रहा था कि यहाँ पर मुझ पर कोई हमला ना करे, मुझे भगाने की कोशिश ना करे। वो तो चुप था। वो लोग आसपास घेर कर खड़े हो गए, सवाल पूछने लगे। अब बैमा हर एक सवाल का चुप करके शांति से जवाब दे रहा था, जरा भी गुस्सा नहीं दिखा रहा था। और वो बार बार चाबी को निकालते, मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश करते, देखते बैग में क्या रखा हुआ है। वो चेक करते गए और बैमा ने किसी को नहीं रोका। उसमें सरकारी कागजात थे, कई नक्शे बने हुए थे। अब उन्होंने वो बैग पकड़ा और अपने पास रख लिया। इसके बाद बैमा ने कहा था, देखिए ये जो कागजात हैं ये ज़रूरी है, ये मुझे चाहिए। लेकिन जो गांव के मुखिया थे उन्होंने कहा, देखो यहाँ जो भी आता है हमारी मर्जी के बिना यहाँ नहीं आ सकता। तुम यहाँ तक पहुँच आए हो तो हम तुम्हारे सभी सामान को अपने पास रखेंगे, इसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। बैमा को लगा ठीक है, अब उन्होंने ये शर्त रखी है तो सामान अपने पास रखें, अब मैं बातचीत करता हूँ। तो बैमा ने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया कि मैं सरकारी विभाग से आया हूँ। यहाँ माना जा रहा है कि पेड़ों की कटाई अवैध तरीके से हो रही है। गांव वाले पहले तो डर गए कि उन पर कोई केस न डाला जा रहा हो, लेकिन बैमा ने समझाया कि मुझे खबर मिली है कि यहाँ जंगलों में अवैध कटाई हो रही है और वो कटाई कुछ लोग जो शहरों से आते हैं या अलग इलाकों से आते हैं वो पेड़ों को काट काट कर ले जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कौन सा इलाका है जहाँ पर ये सब हो रहा है। आप अगर मुझे बता पाएँ तो आपके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जंगल कुदरत हमारी ज़िंदगी है। गाँव वालों ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। इसके बाद वो जो नक्शे थे, वो जो पेपर थे अपने पास रख लिए। अब बैमा उनसे ये बात कर रहा था कि मुझे 1 हफ्ता यहाँ पर रहना होगा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? पहले तो गांव वाले मना करते रहे, उसके बाद गांव वाले मान गए। अब बैमा उस गांव में रहने वाला था। बैमा ने अपना जो सामान, रहने वाला, पहनने वाले कपड़े, वो तो उनसे ले लिए थे, क्योंकि वो कागजात, जो कागजी सामान था उसे रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें उससे नुकसान लग रहा था। ना वो उसे नक्शा देना चाहते थे, ना वो सरकारी पेपर देना चाहते थे। उन्होंने कहा था जब तुम जाने वाले होगे तब इस पेपर को लेकर जा सकते हो, जब तक यहाँ रहोगे इन पेपर्स को तुम्हें यहीं पर रखना होगा। अब इसके बाद बैमा मान गए थे। अब बैमा को वहाँ पर एक छोटी सी झोंपड़ी दे दी गई। अब ये झोंपड़ी बाहर से गंदी लग रही थी, अंदर से साफ सुथरी थी। अब गांव वाले भी ऐसी झोंपड़ियों में ही रहते थे। यहाँ पर ईंटों पत्थरों के घर बहुत ज़्यादा कम थे, सिर्फ एक मुखिया का घर था जो ज़्यादा साफ लग रहा था। अब बाहर से आए किसी को इस तरह सुंदर साफ घर थोड़े ना मिलेगा, जो खाली पड़ा होगा, फालतू होगा, वहीं पर रहने को मिलेगा ना। लेकिन बैमा की किस्मत अच्छी थी कि वो लोग ज़्यादा भड़के हुए नहीं थे। अब बैमा वहाँ पर 7 दिन रहने वाले थे। नक्शा उनसे ले लिया गया था। अब बैमा ने सोचा ठीक है, नक्शा कुछ कुछ मुझे याद है, मैं एक और कागज़ लूँगा, उस पर नक्शा बना दूंगा। अब जो खास पेपर हैं वो तो ले लिए हैं, लेकिन मैं किसी कपड़े पर ऐसा नक्शा बना लूँगा। इसके बाद यहाँ घूमूंगा, चेक करूँगा और सारी रिपोर्टिंग बाद में दर्ज कर दूँगा। पहले दिन की ये शाम थी और दोपहर को उसने खाना तक नहीं खाया था, और जो खाना वो लेकर आया था गाँव वालों ने वो भी बैग के साथ रख लिया था, कहा था बाद में देंगे। अब शाम के वक्त वहाँ बैमा ने देखा वो लोग एक पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए थे। वहाँ कोई पूजा पाठ चल रहा था और उन्होंने मिट्टी लेनी शुरू कर दी थी। अब वो मिट्टी लेकर वहाँ पर एक मूर्ति सी बना रहे थे, टांगे बना रहे थे, ऊपर धड़ बना रहे थे, सर बना रहे थे। तो बैमा को लगा ये कोई धार्मिक मूर्ति बना रहे होंगे, किसी भगवान की मूर्ति बना रहे होंगे, यहाँ पर कोई त्योहार आ रहा होगा। तो बैमा पूछने के लिए वहाँ पर चला गया। अब गाँव का मुखिया सब कुछ बताने को तैयार था। उसने कहा हमारे यहाँ पर रिवाज है कि जो काली शक्तियाँ, भूत प्रेत हैं, वो इस समय में यहाँ पर आती हैं, और ऐसी काली शक्तियों से बचने के लिए उन्हें एक शरीर देना पड़ता है। अब ये शरीर ऐसी मूर्ति का दिया जाता है ताकि किसी इंसान का शरीर ना देना पड़े। अब इसमें वो भूत प्रेत की शक्ति आ जाती है और हम इस मूर्ति को जला देते हैं। इस तरह वो काली शक्तियाँ यहाँ आती हैं और हम उन्हें भगा देते हैं। लेकिन ये 8 से 10 दिन का समय होता है और ये कई दिनों से शुरू हो चुका है, और यहाँ पर भूत प्रेत नजर आते हैं। और ये जो मूर्ति है ये इसीलिए है कि यहाँ पर जितने भूत प्रेत घूम रहे हैं सब इसमें समा जाएं। ये शैतानी मूर्ति को बाद में जला दिया जाएगा। अब बैमा को लगा था ये कौन सा रिवाज है जिसके बारे में मैं तक नहीं जानता, और यहाँ पर वो कई गांव में घूम चुका था। ऐसा अजीबो गरीब रिवाज उसने पहले कभी नहीं सुना था। तो उसे लगा ठीक है, मुझे क्या परेशानी, अब जो करना चाहते हैं तो करें। हर जगह की अलग संस्कृति होती है ना, यहाँ गांव की भी अलग संस्कृति होगी, इस तरह वो मनाते होंगे अपना त्यौहार। तो उसने सोचा ठीक है।
अब शाम के वक्त वो मूर्ति बना रहे थे। धीरे धीरे मूर्ति को तराशा जा रहा था। अजीब भयानक सा चेहरा बनाया जा रहा था। उसे पता चल गया था कि ये कोई भगवान की तस्वीर नहीं है, ये कोई प्रेत, कोई भूत, ऐसी काली शक्ति की कोई मूर्ति बनाई जा रही है। वहाँ पर नीचे तेल बिछाया गया, अजीब अजीब चीज़ें रखी गई, काले नींबू रखे गए, काले सड़े हुए टमाटर रखे गए, ऐसी चीज़ें वहाँ पर रखी गई। उनमें सुइयाँ लगाई गई थी। अब उस पेड़ के अंदर भी बड़े बड़े भाले घुसेड़ दिए गए थे, उसमें भी छेद हो चुके थे। अब इस तरह रात के 8 बजे तक ये सब चला। अब उसके बाद उन्होंने खाना वहाँ पर खिलाना शुरू कर दिया। सब लोगों को ज़मीन पर बिठाया गया था। वहाँ कुछ बर्तन थे, कुछ पत्थर की प्लेटें बनाई गई थी। अब वो काफ़ी साफ़ सुथरी प्लेट थी जो पत्थर से उन्होंने अपने हाथों से बनाई होंगी। अब उनमें रखकर सबको सामान दिया जा रहा था खाने वाला। अब बैमा ने देखा, उसे भी खाने का सामान दिया गया, लेकिन बैमा को ज़्यादा अच्छा खाने का सामान दिया गया। बाकियों को कुछ चावल दिया गया था। अब सूखी रोटियां थी, इसके साथ वहाँ पत्तों से बनाई हुई कुछ सब्जी थी। लेकिन जो बैमा को खाना खाने के लिए दिया गया था वो वहाँ पर पनीर का दिया गया था। इसी के साथ फल रखे गए थे। रोटियां भी काफ़ी अच्छे से बनाई गई थी। यानी कि जो बैमा को देने वाला सामान था वो ज़्यादा अच्छा था। उसे चिकन दिया गया था, यानी कि मांस दिया गया था। वहाँ किसी और को मांस नहीं दिया गया था। बैमा को पहले तो लगा कि मुझे इतना ज़्यादा सामान क्यों दिया जा रहा है, लेकिन जब बैमा के साथ आकर वो मुखिया बैठ गया तो उसने हर सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया। देखो, सबसे पहले तो हमने तुम्हारा सामान लिया, हमें माफ़ करना, हम बाहर से आए लोगों पर यकीन नहीं करते। बैमा ने कहा कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि आपको लोग परेशान करते हैं। तो मुखिया ने कहा धन्यवाद। अब देखिए, हम वो सामान दे भी नहीं सकते, हमें इसलिए भी माफ़ करें, लेकिन मेहमान को हम भी भगवान की तरह मानते हैं और आपका सम्मान करना हमारे लिए जायज़ है। तो हम चाहते हैं कि आपके लिए अच्छा खाने का सामान लाएं। हमारा ये जो गांव है बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसा सामान नहीं होता। जो होता है हम मेहमान के लिए रखते हैं या गांव का मुखिया यानी कि मुझे दिया जाता है। अब मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मैं सादा खाना खाता हूँ और मैंने सबको कह दिया आज जो अच्छा खाना बनाया जाएगा इस दिन के लिए वो तुम्हें दिया जाए। अब बैमा को लगा कि मुझे इतना ज़्यादा क्यों दिया जा रहा है, यहाँ कई बच्चे हैं जो इस तरह प्लेट की तरफ देख रहे हैं, काश उन्हें भी दे दिया जाए। तो बैमा ने कहा मैं शेयर करके खाना चाहूँगा, उन्हें भी देना चाहूँगा, बाकी कुछ औरतें हैं उन्हें भी देना चाहूँगा, सब मिल बांट के खाते हैं ना, और मैं भी वही खाऊँगा जो आप खाने वाले हैं। तब वहाँ उस मुखिया ने कहा था नहीं, जो खाना जिसके हिस्से का रख दिया जाता है उसे खाना पड़ता है। और एक बात का ध्यान रखना, जूठा नहीं छोड़ना है। सामने वो बर्तन रखा है, जितना खाना लेना चाहते हो उतना लेना, यहाँ बर्बाद मत करना। और ये जो मांस का टुकड़ा है, किसी की मौत हुई है मांस को निकालने के लिए, तो इज्जत करना उस मांस की, उस जिंदगी की। तुम्हारे लिए वो मरा है, इसलिए इस मांस को ख़त्म करना, फलों को ख़त्म करना। अब ये सुनकर बैमा को लगा था भाई खाना तो बहुत ज़्यादा है, मैं खा पाऊँगा। धीरे धीरे उसने खाना शुरू कर दिया। अब वो छोड़ नहीं सकता था क्योंकि जूठा वहाँ पर अपशगुन माना जाता था। 1.5 घंटा लगा उसे खाना खाने में। बड़ी मुश्किल से थोड़ा खाता, जब पेट भर जाता थोड़ा रुक जाता, धीरे धीरे काफ़ी कम रह गया था खाना, लेकिन पेट भरा हुआ था तो थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहा, बातें करता रहा, फिर खाना खाता रहा। अब वहाँ अंधेरा हो चुका था। बड़ी बड़ी जो मशालें जो लाइट करने के लिए जलाई हुई थी वो भी बुझने की कगार पर थी। इसके बाद बैमा को अपने कमरे की तरफ भेज दिया गया। अब गांव वालों के कई झोंपड़े बने हुए थे, हर कोई अपने अपने झोंपड़े में चला गया। बैमा भी अपने उस झोंपड़े में चला गया। वहाँ पर उसे एक मोमबत्ती दी गई थी। अब मोमबत्ती बिल्कुल झोंपड़े के बीच में रखनी थी। हर किसी का कहना था ऐसे ही रखनी है। वहाँ एक छेद बनाया हुआ था, उसमें मोमबत्ती, मशाल या आग रखी जाती थी ताकि ये जो झोंपड़े थे लकड़ी के बने हुए थे उसमें आग ना पड़ जाए। लोग बहुत समझदार थे, इसलिए बैमा एक तरफ जो झाड़ियाँ घास फूस से बनाया हुआ पलंग था उस पर लेट गया। उस पर चादर डाली हुई थी, काफ़ी नरम गद्दा बना हुआ था। अब इतनी ज़्यादा लाइट भी नहीं थी कि वो किताब पढ़ पाता, कुछ पढ़ पाता, और उसके पास कोई कागजात सामान भी नहीं था। अब रात को वो बोर हो रहा तो धीरे धीरे उसको नींद आने लगी। लेकिन 15 से 20 मिनट ही हुए थे, उसे लगा जैसे उसका वो झोंपड़ा कोई ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है। अब उससे पत्ते अंदर की तरफ गिरने लगे थे। ऐसा लग रहा था तेज़ हवा चल रही हो, लेकिन कुछ समय बाद लगता एक खास मोमेंटम में वो पूरा झोंपड़ा हिल रहा है, जैसे किसी ने पकड़ रखी हो कोई लकड़ी और ज़ोर ज़ोर से हिला रहा हो। इसलिए अंदर घास फूस वो छत की गिरे जा रही थी। इससे जब रात को ऐसा माहौल बना था, अब जो मशाल थी, जो मोमबत्ती थी,
उसकी रोशनी भी काफ़ी कम हो गई थी। तो बैमा को लगा ये हो क्या रहा है। होता है ना जब अचानक ऐसी घटना होनी शुरू हो जाए और आपका ध्यान किसी और तरफ हो, आप चौकन्ने से हो जाते हैं। अब बैमा चौकन्ना सा हो गया और डर कर बाहर की तरफ भागा। जब वो बाहर की तरफ भागा उसे लगा जैसे कोई बाहर से उस झोंपड़े को हिला रहा होगा, लेकिन बाहर पहुंचते ही उसने देखा झोंपड़े के आसपास कोई नहीं था और ये झोंपड़ा अब भी हिल रहा था। अब उसने झोंपड़े के दोनों तरफ देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कौन हिला रहा है। अब देखने में लग रहा था कोई बाहर से नहीं हिला रहा, अंदर से हिला रहा हो। जब वो अंदर था ऐसा लग रहा था कोई बाहर से हिला रहा हो। ना तो अंदर कोई था ना बाहर कोई था। आखिर सिर्फ एक झोंपड़ा पूरे गांव का क्यों हिल रहा है। पहले तो वो कुछ घबरा गया, वहीं पर खड़ा हो गया। फिर वो देखने लगा झोंपड़ा धीरे धीरे हिलता हुआ बंद हो गया था। फिर वो झोंपड़े के इर्द गिर्द घूमने लगा, ये देखने के लिए कौन सी चीज़ थी जो झोंपड़े को हिला रही थी। कोई रस्सी तो नहीं किसी ने बांधी, मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं हो रहा। उसने देखा कोई चीज़ हिलाने वाली नहीं थी, तो वो चुप करके दोबारा झोंपड़े के अंदर गया, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ। फिर उसने देखा कि एक तरफ से एक आदमी चलता हुआ झोंपड़े के पास आया। उसने झोंपड़े के पास रखा एक डंडा निकाला। अब उस झोंपड़े में कई छेद थे, ये खिड़कियों की तरह बनाए हुए थे। अब उसने वो डंडा निकाला और झोंपड़ा एक तरफ झुक गया। उसने वो डंडा निकाला, एक तरफ रख दिया और एक तरफ वो खड़ा हो गया और अंदर की तरफ झांकने लगा। अब अंधेरा इतना था उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अब बैमा भागता हुआ झोंपड़े से बाहर आया। जैसे ही वो बाहर आया वो आदमी गायब। अभी अभी बाहर था, अभी बाहर से कहाँ गया पता नहीं चला। अब बैमा झोंपड़े के इर्द गिर्द फिर से घूम के देखने लगा, कहीं दूसरी तरफ तो नहीं। वो आदमी वहाँ नहीं था। अब बैमा को लगा कुछ तो गड़बड़ है। पहले झोंपड़ा हिल रहा था, अब वो आदमी यहाँ पर आकर गया, था वो कौन। अब बैमा सीधा गया सामने वाले झोंपड़े के पास और वहाँ दरवाज़ा खटखटाया। जब वहाँ से एक वो गाँववासी बाहर निकला तो वो पूछने लगा, क्या हुआ साहिब, इस तरह डरे हुए क्यों हो। तो बैमा ने कहा, मैंने किसी आदमी को देखा जो मेरे झोंपड़े को बहुत ज़्यादा हिला रहा था। तो उसने कहा, देखिए इन दिनों में ऐसा होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। बैमा कहने लगा, क्या मतलब है इस समय में ऐसा होता है, हवा तो चल नहीं रही, झोंपड़ा कैसे हिल रहा था और वो आदमी अंदर की तरफ क्यों झांक रहा था, क्या वो बाहर से आया था या गांव का वासी ही है। उस आदमी ने जो जो बताया बैमा अब डरने लगा था। उसने कहा, ये दिन प्रेतों के हैं, आपको बताया तो है, यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है, मूर्ति बनाई जा रही है, देखिए मूर्ति के इर्द गिर्द मशालें रखी गई हैं। अब यहाँ प्रेत रात को घूमते हुए नजर आएंगे, वो देखिए। उसने मुखिया का वो झोंपड़ा दिखाया जिसके ऊपर एक काले रंग का प्रेत सा बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी है जो छत पर बैठा हो झोंपड़े के, लेकिन उसका वजन भी काफी ज्यादा लग रहा था, बड़ा लग रहा था और अंधेरे में सिर्फ परछाई जैसी दिख रही थी। क्या कपड़े पहने हैं, कौन है वो, ऐसा पता नहीं चल रहा था। उस आदमी ने कहा वो प्रेत है, तो बैमा को पहले यकीन नहीं हुआ। अब बातों से वो घबराने भी लगा था। अब वहाँ चलते हुए कई लोगों की तरफ इशारा किया था उस आदमी ने और बैमा को लग रहा था हर किसी को ये प्रेत कह रहा है। ज़्यादातर लोग झोंपड़ों के अंदर थे, यानी कि अब सोने का वक्त हो गया था, आधी रात का समय हो गया था। अब लोग यहाँ गांव में घूमते हुए थोड़े ना दिखेंगे। कुछ लोग थे जो घूम रहे थे और जितने बाहर दिख रहे थे वो आदमी हर किसी को प्रेत कह रहा था। और बैमा को उसके दिमाग पर शक हो रहा था, कहीं ये पागल तो नहीं, मुझे भी पागल तो नहीं बना रहा, कहीं यही तो नहीं जो झोंपड़े के आसपास आकर झोंपड़ा हिलाकर जा रहा। अब बैमा को उसकी बातों पर थोड़ा थोड़ा शक भी हुआ और उस आदमी ने बैमा को शांत भी किया। देखिए ये प्रेत तो है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये यहीं पर घूमते हुए दिखेंगे, हमारा ये त्योहार है, इसमें प्रेत यहाँ पर आते हैं। अब मूर्ति बनाएंगे, सब प्रेतों को उसमें डालेंगे, उसके बाद उसे जला देंगे और इसका अंत हो जाएगा। इस तरह बुरी शक्तियाँ भी यहाँ से चली जाएंगी। अब ये सुनकर वो आदमी अपने झोंपड़े में चला गया। अब उसने कहा डरने की बात नहीं है, तो बैमा को डर कम लग रहा था, लेकिन बैमा को यकीन नहीं था वो प्रेत ही है या ये झूठ बोल रहा है। बैमा फिर से अपने झोंपड़े में आ गया। कुछ समय बाद झोंपड़ा फिर से हिलने लगा। अब बैमा डर कर फिर से झोंपड़े से बाहर। अब झोंपड़े के बाहर कोई मौजूद नहीं, लेकिन कई लोग धीरे धीरे झोंपड़े के इर्द गिर्द थे। अब बैमा को लगा ये जो घूम रहे हैं इनसे मदद मांगता हूँ, या इनमें से कोई तो नहीं हिला रहा। अब इस तरह गांव वालों को इकट्ठा करूंगा जो घूम रहे हैं, पहले उन्हें बुलाकर यहाँ पर इकट्ठा करता हूँ। अब सबसे पहले करीब वाला वो जो अंधेरे में चल रहा आदमी था, बैमा भागता हो उसके करीब गया। अब उसका चेहरा दूसरी तरफ था। जैसे ही बैमा उसके करीब गया, उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। अब वो इतना करीब था कि पास वाली मशाल से साफ दिख रहा था उसने कपड़े कौन से पहन रखे हैं। पूरी तरह से काले बाल, थोड़े थोड़े लंबे थे पीछे वाली साइड से,
काले रंग के कपड़े पहन रखे थे उसने। अब बैमा ने उसको आवाज़ लगाई कि देखिए भाई साहब, कोई है जो मुझे परेशान कर रहा है, आप ज़रा इधर तो आइए, कुछ लोगों को इकट्ठा करना है और बताना है मुझे क्या परेशानी हो रही है। जैसे ही वो आदमी पलटा, अब पीछे से उसके बाल नजर आए थे। जैसे उसने आगे अपना चेहरा घुमाया, उसके चेहरे पर बड़े बड़े निशान थे। उसकी एक आंख बंद थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो जला हुआ हो। उसका जला हुआ चेहरा था, पिघला हुआ मांस था, उसका एक तरफ होंठ बंद हुआ था, एक आंख पूरी तरह से बाहर की तरफ निकली हुई थी। अब ये साफ एक प्रेत का चेहरा था, जिसे देखकर बैमा बहुत ज़्यादा डर गया और वो एक तरफ भागने लगा। जैसे ही वो भागा एक दूसरे आदमी के पास, उससे टकरा गया। अब उससे टकराया, उसने चेहरा पीछे घुमाया, उसका चेहरा भी जला हुआ, उसके भी बाल जले हुए थे, उसके शरीर से धुआं सा निकल रहा था, कपड़े पूरे काले हो चुके थे, मांस भी जला जला सा लटका लटका सा दिख रहा था। उसे देखते ही बैमा की चीख निकल गई। अब भागा वो दूसरी तरफ। अब वहाँ 2-3 लोग खड़े थे। जैसे ही वो उन 2-3 लोगों से टकराया, हर किसी का चेहरा जला हुआ। लेकिन उसके बाद जो लोग घरों से बाहर निकल रहे थे, जिनके कपड़े अलग तरह के थे, कुछ के हरे थे, कुछ ने पत्तों जैसे कपड़े पहने थे, कुछ ने साधारण खादी के कपड़े पहने थे जो यहाँ पर बनाई गई थी, वो लोग जब बाहर आए वो बैमा को देखकर समझाने लगे डरो मत। लेकिन बैमा की चीखें निकल रही थी, वो रो रहा था, वो घबराया हुआ सिकुड़ कर बैठ गया था उन लोगों के पास। देखो वो प्रेत, वो वहाँ पर प्रेत, उनके चेहरे जले हुए हैं। कई गांव वाले इकट्ठा हुए थे, 5-7, और मुखिया को भी बुलाया गया। तब उसे एक पेड़ के पास बिठाया गया और कहा गया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ दिखते हैं। कुछ दिन यहाँ पर रहेंगे, कम से कम 4 से 5 दिन, रात को नजर आएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ हुआ फिर कहना, क्योंकि वो कुछ कहते ही नहीं। हम सालों से यहाँ रह रहे हैं। इस पर्व पर ऐसे मुर्दे जिंदा होते हैं और वो मुर्दे धीरे धीरे प्रेत रूप में इस मूर्ति में आएंगे, तुम घबराओ मत। ये रात भयानक निकली थी और बैमा पूरी रात डरता रहा। उसका झोंपड़ा हिलता रहा, बाहर से आवाज़ें आती रहीं, चलने की आवाज़ें, और वो जले हुए चेहरे वाले इंसान वो घूरने लगते अंदर की तरफ, और बैमा आंखें बंद करके सोने का नाटक करता। नींद तो उसे आई ही नहीं। अब अगले दिन जब वो सुबह उठा तो सूरज की रोशनी ने हिम्मत बढ़ाई, लेकिन वो वहाँ से जाना चाहता था। गाँव वालों ने समझाया डरने की ज़रूरत नहीं। कल किसी ने कुछ कहा, कोई परेशान किया, उसने कहा मेरे झोंपड़े को हिलाया, तो उसने कहा तुम ज़्यादा घबराओ मत, अब नया कोई आया है इसीलिए थोड़ा झोंपड़े को हिलाया गया, अब तुम्हें शुद्ध किया गया, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। वो तुम्हारे करीब भी आने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी भी वो प्रेत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, यकीन करो। अब बैमा ने उन पर यकीन कर लिया। अगले दिन वो गांव वाले बैमा को जंगल दिखाने के लिए लेकर गए। अब वो जंगल के अलग अलग इलाकों को दिखाने लगे। कई जगह दिखाए गए जहाँ से पेड़ों को काटा गया था, कई ऐसी जगह थी जहाँ पर ज़मीन को खोदा गया था, ज़मीन में चेक करने के लिए कोई आया था, और बैमा पूरी रिपोर्ट बनाता गया। अब वो टी-शर्ट पर लिखता गया था, कई कपड़े थे उन पर लिखता गया था। अब पेन उसके पास था, कागज़ उसके पास नहीं था। इस तरह उसने नोट डाउन कर लिया था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इलीगल माइनिंग तो चल रही है, अब पेड़ों को तो काटा जा रहा है। अब पूरा दिन वो रिपोर्ट बनाता रहा, फिर वो वापस आ गया। अब जंगल के एक इलाके की उसने रिपोर्ट बना ली थी, और जंगल काफ़ी बड़ा था, आसपास अलग दिशाओं में भी जाना था। पहला दिन ऐसे निकल गया। अब रात को फिर से अंधेरे में उसे वैसे भूत प्रेत नजर आने लगे। अब वो भूत प्रेत धीरे धीरे बैमा की तरफ आने लगे। बैमा डर जाता, लेकिन गांव वाले भी वहीं पर थे, और गांव वाले क्या करते, पत्थर उठाते और उन मुर्दों की तरफ मारते। वो मुर्दे थोड़ा सा दूर की तरफ जाने लगते। इसके बाद हर कोई वहाँ पर मजाक कर रहा था। बैमा को लगने लगा कैसे गांव वाले हैं, भूत प्रेत, जले हुए चेहरे, भयानक चेहरे दिख रहे हैं, कोई डर नहीं रहा। फिर बैमा का डर भी खत्म होने लगा। अब बैमा भी वो मजाक करने लगा था। वहाँ कई लोग थे जो उन भूत प्रेतों के करीब जाते, उनसे मजाक करते, भाग आते, धक्का देते, भाग आते, और वो गायब हो जाते। इस तरह वो प्रेत कभी गायब होते, कभी छत पर, कभी कहीं। वो लोग उन प्रेतों को तंग कर रहे थे। बैमा भी यही करने लगा था। दूसरी रात अब वो अकेला था उस झोंपड़े में, लेकिन उसे उन प्रेतों से अब इतना डर नहीं लग रहा था जितना पहली रात लगा था। अब वो प्रेत धीरे धीरे झोंपड़े के इर्द गिर्द, वो तो अंदर की तरफ झांकने लगे। अब बैमा ने क्या किया, डंडा ले लिया। जैसे ही वो अंदर की तरफ झांकते, अब बैमा एक डंडा मारता। जैसे ही वो बाहर से भागने की कोशिश करते या वहाँ से गायब होते, बैमा छोड़कर डंडा मारता और हंसने लगता। यार सोने तो दे, परेशान करके रख दिया है। इसके बाद उसने देखा एक प्रेत झोंपड़े के एक रास्ते से, एक खिड़की से अंदर आया, और वो पलंग के पास आया
अब बैमा ने उसे धक्का दिया था उससे पहले ही वो गायब सा हो गया। जैसे ही बैमा ने उसे छुआ वो गायब हो गया। अब बैमा हैरान, आखिर ये क्या हुआ, कहाँ गायब हुआ? इससे पहले इस तरह गायब नहीं हुआ था, मेरे छूने से गायब सा हो गया। और उसके बाद बैमा को थोड़ा थोड़ा बुखार सा हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में कुछ हुआ है, वो शायद डर से बीमार हो गया होगा, ये बैमा ने सोचा था। अब अगले दिन उसे फिर से जंगल के अलग इलाके में घुमाया गया। उसे थोड़ा थोड़ा बुखार चढ़ रहा था, तो गांव वाले ने कहा डर में ऐसा होता है। उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां खिलाई तो बुखार थोड़ा सा कम हुआ। अब गांव वालों के पास कई जड़ी बूटियां थी जिससे शरीर का तापमान कम होता, दर्द कम होता। अगली रात और भयानक। अब घर में कई प्रेत आ गए थे। अब भीड़ बनाकर 4-5 प्रेत आ गए थे। बैमा डरने वाला नहीं था, उसने धक्के मारने शुरू कर दिए। जैसे ही उसने उन प्रेतों को धक्का मारा वो गायब। अब 4-5 प्रेतों को उसने गायब कर दिया था। अब इसके बाद बैमा अगले दिन उनसे कहने लगा, देखो प्रेत यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? तब बैमा को कहा गया वो प्रेत उसे तंग करने आते हैं जो नया हो, तो वो तुम्हारे थोड़ा करीब आएंगे, डरना मत, भगा देना, धक्का मारना। उसने कहा मैं धक्का मारता हूँ और वो गायब हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा देखो तुम बाहर से आए हो, तुम्हें इनसे अब डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम धक्का दोगे ये शक्ति खत्म हो जाएगी, तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी, इनकी नेगेटिव एनर्जी, तुम धक्का दोगे ये गायब। बैमा ने कहा मुझे बुखार क्यों चढ़ रहा है, अब तो डर भी नहीं लगता। तो इस बात का जवाब गांव वालों के पास नहीं था। 5वां दिन। अब हर रात थोड़े थोड़े भूतों को देखना, प्रेतों को देखना, धक्का देना आम बात हो गई थी। 5वीं रात वहाँ पर त्योहार में उस मूर्ति को जलाया जाना था। अब उन्होंने वो मूर्ति बना दी। अब मूर्ति के आसपास तेल रख दिया था। वहाँ पर कई भिगोए गए तेल में कपड़े रखे हुए थे, बड़ी बड़ी मशालें रखी हुई थी। अब वहाँ बैमा देख रहा था कि ये करने क्या वाले हैं, अब ये त्योहार कैसे मनाते हैं, मैं भी तो देखूं। हर कोई वहाँ इकट्ठा हो गया था। ये रात के 10 बजे का वक्त था और बैमा को खास कपड़े दिए गए कि वो मेहमान है। अब उसे काले रंग के कपड़े दिए गए। ये कुर्ता पायजामा सा था जो उसे पहनने के लिए दिया गया। अब पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहनकर उसे एक पत्थर की कुर्सी पर बिठा दिया गया। बाकी उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए और सब कह रहे थे मेहमान पहली बार देखने वाले हैं, कैसे हम इस मूर्ति को जलाते हैं। अब सब लोग वहाँ बैमा के पाँव पड़ रहे थे, उसके पाँव को छू कर जा रहे थे, बच्चे बुजुर्ग। और ये बैमा को काफ़ी अजीब लगा, अब सब पाँव क्यों पड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा मेहमान भगवान समान होता है ना, तो हम पाँव पड़ रहे हैं। लेकिन बैमा को कुछ अजीब लग रहा था। वो मुखिया आया, उसने वो बैग जो पेपर्स का था वो बैमा को पकड़ा दिया और कहा हमें माफ़ कीजिए, हमने आपका सामान लिया था, पहले हमें आप पर यकीन नहीं था, अब हमें आप पर पूरा यकीन है, क्या आप बैग जो हमने लिया उसके लिए हमें माफ़ करेंगे? बैमा ने कहा हाँ मैं माफ़ कर चुका हूँ, ये तो आपके नियम है ना, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब उस मुखिया ने भी बैमा के पाँव छुए और कहा आप ये सामान रख लीजिए, अब ये आपका, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। बैमा को लगा अब मैं बैग पकड़कर यहाँ क्यों बैठा रहूँगा, तो वो उस बैग को रखने के लिए झोंपड़े की तरफ गया। उन लोगों ने जगह दे दी। उसके बाद वहाँ पर वो त्योहार सा मना रहे थे, मशाले लेकर घूम रहे थे। जैसे ही वो उस झोंपड़े में पहुँचा, उसे अजीब सी बदबू आ रही थी उन कपड़ों से। वो कब से थोड़ा परेशान था क्यों उसे काले कपड़े पहना दिए गए। तो यहाँ वो पानी पीना चाहता था, वहाँ पर वो पानी भी गंदा सा पी रहे थे। तभी उसे एक प्रेत नजर आया। अब ये प्रेत घर के अंदर पहले से था, झोंपड़े में पहले से था। जैसे ही अब बैमा ने उस प्रेत को देखा, बैमा को डर तो लग नहीं रहा था। अब बैमा ने कहा तुम्हारा अंत आने वाला है, अब मूर्ति को जला दिया जाएगा, तुम बच नहीं पाओगे। अब पहली बार उस प्रेत से बैमा ने कुछ कहा था और उस प्रेत ने बैमा को जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है मूर्ति को जलाया जाएगा? हम जले हुए क्यों हैं जो काले कपड़ों में दिखते हैं? हमारे कपड़े भी तुम्हारे कपड़े जैसे हैं, तुम्हें भी हमारी तरह ही जलाया जाएगा और तुम्हारी आत्मा भी यहीं पर भटकेगी। हर बार हर साल ये ऐसा ही करते हैं और तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। अब ये सुनकर बैमा के होश उड़ गए। अब बैमा झोंपड़े से कैसे बाहर निकलता, क्या वो सच बोल रहा था या नहीं? तब वो प्रेत अब भी अंदर था और बैमा उससे सवाल पूछता रहा, मुझे बुखार क्यों चढ़ रहा है, तो ये प्रेत मेरे करीब क्यों आ रहे थे? तो उन्होंने कहा अगर तुम सवाल पूछते वो जवाब देते। हर कोई तुम्हारे करीब आ रहा था तुम्हें बचाने के लिए,
यहाँ सब कुर्बान हुए लोग हैं जिन्हें जलाया गया, और ये मूर्ति को कभी जलाया नहीं जाता, मूर्ति को दफनाया जाता। और हर बार हर साल नई मूर्ति बनाती, दफनाई जाती। जलाया तो किसी और को जाता, यहाँ किसी और की कुर्बानी दी जाती। अब बैमा सारा सामान समेटकर उस झोंपड़े के पीछे से खिसक लिया। उसे लगा यहाँ से निकलना होगा, प्रेत ने बताया है, कहीं ये सच तो नहीं। अब जैसे ही एक बच्चे ने बैमा को भागते हुए देखा, पूरे गांव के लोग मशालें लेकर उस जंगल में बैमा के पीछे भागे थे। अब इसके बाद बैमा उस जंगल से जो भागा है, वो गांव वाले पीछे, कभी वो किसी पेड़ के पीछे छिपता, एक सांस में वो भागता रहा। अब गांव वाले पीछे। अब गांव वालों को ये थोड़ी ना पता था कि वो लगातार भाग सकता है, इसलिए गांव वाले कई जगह रुक जाते, हर जगह चेक करते, किसी पेड़ के पीछे तो नहीं, यहाँ तो नहीं, वहाँ तो नहीं। बैमा लगातार भागता रहा, उनसे काफ़ी दूर निकल आया और उसे जंगल से बड़ी मुश्किल से निकला था। 15 किलोमीटर का सफ़र उसने 8 से 9 घंटे में पूरा किया था। गांव वाले पीछे नज़र आते रहे, जंगल में कई लोग उसे नज़र आए थे, उसे किसी पर यकीन नहीं था। बड़ी मुश्किल से जब वो उस जंगल से बाहर निकला, वो एक कस्बे के पास पहुंचा और वहां जाकर उसने सब कुछ सच बताया। और कस्बे के लोगों ने कहा, जंगल में ऐसा कोई गांव है ही नहीं, कौन से गांव में गया था वो? ये सुनकर बैमा और भी हैरान, आखिर वहां मैंने गांव देखा है। कस्बे से उसे शहर ले जाया गया, वहां जाकर उसने रिपोर्ट लिखाई, मेरे साथ ये हुआ। अब पुलिस वाले लेकर वो उस जगह पहुंचा। कई पुलिस वाले उसे जानते थे क्योंकि वो कई जगह छापा मार चुका था। गांव वाले उस जगह पहुंचे, वहां गांव मौजूद नहीं, कोई झोंपड़ा नहीं, और एक पेड़ के साथ बांधा हुआ साइकिल मिला उसे। अब उस साइकिल को देखकर उसे लगा, क्या ये सारा भ्रम था? जो उस रात हुआ, क्या वो सच था या नहीं? पुलिस वालों को बिल्कुल यकीन नहीं। कहा, यहाँ तो झोंपड़े हो ही नहीं सकते, यहाँ तो बिल्कुल साफ मट्टी पड़ी है, झोंपड़े होते तो निशान होता, निशान नहीं था। जैसे ही बैमा ने वो साइकिल निकाला था, वो पुलिस वाले आगे थे। बैमा ने कहा, मैं साइकिल से वापस आ सकता हूँ। जब बैमा ने वो साइकिल खींची, अब चेन के साथ ज़मीन में कुछ कड़ा हुआ था। जब उसने वो चेन खींची, वो साइकिल पूरी खींची, ज़मीन से मट्टी की वही मूर्ति निकली थी। उसे देखकर बैमा इतना डर गया था, उसी मूर्ति को छोड़ साइकिल चला वहाँ से निकला था, पुलिस वालों के उस मोटरसाइकिल के साथ साथ। अब पुलिस वाले अलग रास्तों से वहाँ तक आना जानते थे, बैमा को वो रास्ते पता नहीं थे। बैमा बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकला था, लेकिन उन गांव वालों का सबूत दोबारा नहीं मिला। कहाँ रहते हैं, कब नज़र आते हैं, क्या उनका त्योहार है, क्या ऐसा त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है या नहीं, बैमा आज तक ढूंढ रहा है, उसे इसका जवाब नहीं मिला। ऐसा त्योहार यहाँ मनाया ही नहीं जाता। तो ये गांव वाले कौन से थे जो बैमा को नज़र आए थे? ये जवाब बैमा को आज तक नहीं मिला है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये जवाब दे पाए। दोस्तों, क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? मणिपुर के जंगल का वो कैसा गांव है जो कभी कभी नजर आता है, जो फंसता है उसकी कुर्बानी दी जाती है जलाकर? क्या ऐसा सच हो सकता है या नहीं? हमारे सब्सक्राइबर ने हमें इस कहानी को सच्चा कहकर भेजा है। अगर ये सच्ची है भी तो काफ़ी भयानक गांव है, अगर सच्ची नहीं है तो काफ़ी रोमांचक कहानी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानियाँ अगर आपको सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई नई रोमांचक कहानियाँ यहाँ पर आती हैं, तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना अगली वीडियो में बिल्कुल ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।